हेलो एवरीवन, दिस इज द पार्ट 2 वीडियो। लास्ट वीडियो में बेटा हमने BZY-CT 133 का जून 2025 वाला पेपर स्टार्ट करा था। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो लेट अस। लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस करा था हर्बीवोर, कार्निवोर और इंसेक्टिवोर्स के अडेप्टेशंस के बारे में कि किस तरह से वो अपनी फीडिंग हैबिट के साथ अडेप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ yolk sac एंड इट्स फंक्शन इन चिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेवलपमेंटल बायोलॉजी का, एंड आई थिंक इसकी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी एक सेपरेट वीडियो कवर करी हुई है। तो yolk sac जो होता है वो कैसे डेवलप होता है और उसका फंक्शन क्या होता है चिक में। yolk sac है क्या बेटा? yolk sac एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो डेवलप होती है स्प्लैंकोफ्लूर से। तो स्प्लैक्नोफ्लूर से एक लेयर डेवलप हो रही है, एक एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डेवलप हो रही है जिसको हम बोल रहे हैं yolk sac। स्पैंक्लोफ्लोर एक वो लेयर है जो एंडोडर्म और मीजोडर्म से मिलकर बनती है। द चिक yolk sac इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टू डेवलप। ये सबसे पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो डेवलप हो रही है, फॉर्म बाय द एक्सपेंशन ऑफ एंडोडर्म एंड स्प्लैंक्नोफ्लोर अराउंड द yolk टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो बेटा ये कैसे डेवलप हो रही है? ये डेवलप हो रही है एंडोडर्म के और स्प्लैंक्नोफ्लोर के एक्सपेंशन से। जब वो लेयर्स yolk sac के आसपास एक्सपैंड होना शुरू होती है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर बनेगी और वो लेयर क्या होगी? हमारी yolk sac। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये प्रोवाइड करती है एसेंशियल न्यूट्रिशन, ब्लड सर्कुलेशन, इम्यून सपोर्ट एम्ब्रियो को। इट फंक्शन एज अ yolk It functions as a yolk digesting organ and is ultimately absorbed into the chick's body through the yolk stalk just before the hatching. हैच जब एग हैच होता है तो उससे पहले पहले ये जो yolk sac है ये एब्जॉर्ब हो जाती है चिक या एम्ब्रियो की बॉडी में। ठीक है, अगर हम शॉर्ट में, दिस इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट, तो अगर हम अभी इसका डिटेल पार्ट भी डिस्कस करेंगे। अगर हम शॉर्ट पार्ट की बात करें, इट ग्रोज ओवर द सर्फेस ऑफ द योक इवेंचुअली इनक्लोजिंग इट। इसका ये डेवलप कैसे हो रही है? ये योक की सर्फेस पे धीरे धीरे करके ग्रो होती है और फिर धीरे धीरे उसको पूरा कवर कर लेती है। अ नेटवर्क ऑफ विटेलाइन ब्लड वेसल डेवलप विद इन इट्स वॉल। फंक्शन क्या है? ये एंजाइम सेक्रीट करती है जो योग को डाइजेस्ट करे, ताकि वो योग जो है वो एब्जॉर्ब कर ले एम्ब्रियो। एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्टिंग देम टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। योग को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट को कहाँ तक? एम्ब्रियो तक, वाया विटेलाइन सर्कुलेशन। इट ऑल्सो सर्व एज इनिशियल साइट ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। हेमाटोपोइसिस जो है, एम्ब्रियो की बॉडी में जो ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही है वो भी कहाँ पे हो रही है? यहीं पे, योग सैक में। तो अगर हम बात करें बेटा डेवलपमेंट ऑफ योग सैक की, योग सैक की फॉर्मेशन कैसे हुई? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एंडोडर्म एंड सराउंडिंग वेस्लर लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म। मतलब कि एंडोडर्म और मीजोडर्म के कुछ लेयर्स मिलके या मीजोडर्म के कुछ टिश्यूज मिलके एक लेयर बना रहे होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्प्लैंक्नोफ्लूर। ठीक है, तो स्प्लैंक्नोफ्लूर जो है वो लेयर बननी शुरू होगी और वो धीरे धीरे योग को एनक्लोज करना शुरू करेगी एक सैक के फॉर्म में। और ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है ऑन द सेकेंड डे ऑफ इंक्यूबेशन। ये जो टिश्यू है, ये स्प्लैंक्नोफ्लूर जो बन रहा है, ये जो टिश्यू है वो योग सरफेस के ऊपर ग्रो करता है और इसको एक सैक में, सैक से कवर कर लेता है, एक बैग टाइप बना लेता है इसके आसपास। इट कंसिस्ट ऑफ, अब ये जो योग सैक बना है इसमें 3 लेयर्स हैं। अंदर वाली लेयर एंडोडर्मल, बीच वाली लेयर मीजोडर्मल, बाहर वाली लेयर एक्टोडर्मल। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आपको पता है कि जो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जनरली 3 लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज जो हम ध्यान रख सकते हैं वो ये कि एंडोडर्म जो है वहाँ पे कैसे सेल्स है? एपिथेलियल सेल्स है। और मीजोडर्म जो है वो वैस्कुलराइज्ड है, मतलब कि ब्लड वेसल से अच्छे से एनरिच्ड है। अब उसके बाद क्या होगा? द yolk sac remains connected to the developing midgut of the embryo via a narrow channel called yolk stalk। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? यहाँ पे एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाहर ये बना yolk sac। ठीक है, yolk sac की 3 लेयर्स हैं, ये हमें पता चल गया। ये जो लेयर है ये एम्ब्रियो के साथ कनेक्टेड होगी एक ट्यूब के थ्रू जिसको हम क्या बोल रहे हैं? yolk स्टॉक। और ये जो लेयर है वो एम्ब्रियो के कौन से पार्ट से कनेक्टेड है? एम्ब्रियो के मिडगट के साथ कनेक्टेड है। तो जो yolk sac और एम्ब्रियो के बीच में जो कनेक्शन है उसको हमने क्या बोल दिया? yolk स्टॉक। अब धीरे धीरे बेटा क्या हो रहा है? yolk अब्जॉर्ब हो रहा है, जो यहाँ पे पूरा, एक सेकेंड, यहाँ पे जो पूरा योक होता है ये योक एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको कौन एब्जॉर्ब करेगा? इसको एब्जॉर्ब करेगा एम्ब्रियो। बट एम्ब्रियो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? उसकी डाइजेशन के लिए हेल्प करती है योक स्टॉक, योक सैक। ठीक है,
तो as the yolk is consumed, the sac decreases in size and retracted into the body cavity. अब क्या है बेटा, यहाँ पे एम्ब्रियो है, यहाँ पे योग सैक है और इनके बीच में कनेक्शन है योग स्टॉक। अब धीरे धीरे ना यहाँ जो खाली स्पेस में जो योग होता है वो जो एम्ब्रियो है, जो चिक बेबी है, वो उसको अब्जॉर्ब करता जा रहा है। तो जब हैचिंग का टाइम आ रहा होता है तब तक हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे एम्ब्रियो है और ये रही योग सैक। ठीक है, तो जो उसका साइज है वो डिक्रीज हो गया क्योंकि बीच में जितना स्पेस था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां का जो योग था वो डाइजेस्ट होके कंज्यूम हो रहा है बाय द एम्ब्रियो। फंक्शंस की अगर बात करें कि योग सैक का ये जो योग के आसपास जो एक लेयर बन रही है, इसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। एंडोडर्मल सेल्स जो सबसे अंदर वाली लेयर थी वो सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स जो योग को डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जब योग के वो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर वो कहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं? एम्ब्रियो के अंदर। These nutrients are then absorbed and transported to the developing embryo. Second function है vascularization and circulation. The splanchnopleuric wall develops a complex blood network of blood vessels जिसको हम बोल रहे हैं vital in circulation that connect to the embryonic circulation. तो बेसिकली जो स्प्लैक्नोप्लोरिक वॉल है, स्प्लैक्नोप्लोरिक वॉल बेटा किसको मिला के बनी है? एंडोडर्म की लेयर को और मीजोडर्म की लेयर को। क्योंकि हमने पढ़ा था ना मीजोडर्म जो है वो तो हाईली वैस्कुलराइज्ड है। तो ये दोनों जो ये दो लेयर्स हैं ये बना रही है मिलके स्प्लैक्नोप्लूर, और ये स्प्लैक्नोप्लूर जो है वो एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रही है ब्लड वेसल्स के साथ। और इस सर्कुलेशन को, इस ब्लड वेसल के कनेक्शन को क्या नाम देते हैं हम? विटलाइन सर्कुलेशन। दैट कनेक्ट टू द एम्ब्रियोनिक सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करती है टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। नेक्स्ट है इराइथ्रोपोइसिस, ब्लड फॉर्मेशन मतलब कि हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस भी इनिशियली कहाँ पे होता है? योग सैक में होता है। तो योग सैक वॉल इज द मेजर साइट ऑफ हेमाटोपोइसिस, यहाँ पे पहली बार आरबीसीज प्रोड्यूस होगी। इम्यून फंक्शन, yolk sac transports maternal antibodies from the yolk to the embryonic circulation, provide early immune support। जैसे नॉर्मली भी होता है, जो एक डेवलपिंग बेबी है उसके अंदर एंटीबॉडीज बनती नहीं है। एंटीबॉडीज कहाँ से मिलती हैं? मदर से। तो यहाँ पे जो मदर की एंटीबॉडी थी, क्योंकि चिक है, चिक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, उनके ऐसा नहीं है कि फीमेल की बॉडी के अंदर एग है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। नो, ये जो डेवलपिंग एग है इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द मदर्स बॉडी। तो वो जो एंटीबॉडीज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? योग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो योग सैक क्या करेगा? वो एंटीबॉडीज को योग से एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा ताकि जो एम्ब्रियो है उसको इम्यूनिटी मिल सके। लास्ट इज मेटाबॉलिज्म। द sac stores glycogen and assists in the synthesis of plasma proteins like albumin। तो ये सैक जो है वो कार्ब्स को या एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और प्लस ये प्लाज्मा प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अगर आप डायग्राम बनाते हो तो दैट वुड बी वेरी बेटर, क्योंकि डायग्राम में आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है योग, योग के बाहर बन रही है क्या? योग सैक मेम्ब्रेन। यहाँ पे है गट, क्योंकि ये एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो के मिड गट से कनेक्टेड होती है थ्रू स्टॉक। ठीक है, उसके अलावा जो बाहर की लेयर्स है उनको हम क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो पार्ट है बेटा दिस इज एम्ब्रियो। धीरे धीरे करके ये जो लेयर है वो इधर पूरा कवर कर रही है। और हमने पढ़ा था यहाँ पे और भी लेयर्स होती हैं, दैट इज एमनियन, कोरियन और एलांटियोस। तो ये सारी लेयर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो सबसे पहली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है वो कौन सी होती है? योग सैक, जो कि 5th डे तक बन जाती है या 2nd डे से बनना शुरू हो जाती है। मीजोडर्म और एक्टोडर्म जो है वो एक्सटेंड करते हैं एम्ब्रियो को और बनाते हैं कोरियन और एमनियन। सो डायग्राम आप यहाँ से या अपने आप बुक से या गूगल से कोई भी इजी डायग्राम लेके कर सकते हो, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल।
Moving on to the next question. Next question है explain the cortical reaction of egg to prevent polyspermy in sea urchin. Polyspermy क्या होता है बेटा? egg है, अब जब यहाँ पे sperms आते हैं तो बहुत सारे sperms आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर egg के साथ एक sperm फ्यूज हो गया तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होंगे जिसकी वजह से अब और स्पर्म की फ्यूजन ना हो, क्योंकि एक एग के साथ नॉर्मली एक ही स्पर्म फ्यूज होना चाहिए, दैट इज सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। तो जब एक स्पर्म फ्यूज हो जाता है, फर्टिलाइज कर देता है एग को, तो वहाँ पे ऐसे कौन से रिएक्शन होते हैं जो एक्स्ट्रा स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। द कॉर्टिकल रिएक्शन इज द स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी इंश्योरिंग दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेस। यहाँ पे बेटा दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है फास्ट ब्लॉक और एक होता है स्लो ब्लॉक। जो फास्ट ब्लॉक है ना वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब इंपॉर्टेंट होता है, बट जो मेन कंसर्न है वो क्या होता है, स्लो ब्लॉक के बारे में। तो कॉर्टिकल रिएक्शन जो है वो क्या है, कॉर्टिकल रिएक्शन होगा विच इज़ द स्लो ब्लॉक। अब हो क्या ना यहाँ पे, अगर हम इवेंट्स देखें, स्पर्म एग फ्यूजन, जब स्पर्म कॉन्टैक्ट में आएगा एग के मेम्ब्रेन के, तो वहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो एक वेव ऑफ कैल्शियम बन जाएगी, क्योंकि एग के आसपास सारे क्या आ गए, कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हो गए। द कैल्शियम वेव स्प्रेड अक्रॉस द एग ट्रिगरिंग थाउजेंड ऑफ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल टू फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने लग जाएंगे। द ग्रैन्यूल रिलीज एंजाइम प्रोटीएसेस इनटू द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विटिलिन एनवेलप। अब जब ये ग्रैन्यूल्स कंबाइन हो गए तो कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे, और एंजाइम सिक्रीट होने की वजह से फर्टिलाइजेशन एनवेलप बनेगा। दीज एंजाइम ब्रेक द लिंक बिटवीन द मेम्ब्रेन एंड द एनवेलप। ये मेम्ब्रेन और विटिलाइन एनवेलप, विटिलाइन मेम्ब्रेन के बीच का जो लिंक है वो ब्रेक कर देगा। वाटर एंटर्स द स्पेस बाय ऑस्मोसिस कॉजिंग द विटिलाइन एनवेलप टू लिफ्ट एंड हार्डन इनटू अ फर्टिलाइजेशन एनवेलप, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे विटिलाइन मेम्ब्रेन थी, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है विटिलाइन मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जब कैल्शियम रिलीज हुए तो इसकी वजह से बहुत सारा वाटर आने लग जाएगा, और धीरे धीरे करके ये जो बाहर वाली लेयर है, जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है, ये हार्डन अप हो जाएगी, और हार्डन अप होकर क्या बना देगी, फर्टिलाइजेशन एनवेलप, जिसकी वजह से फर्दर जो स्पर्म है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी को अगर हम देखें, नॉर्मली इन सी अर्किन मोनोस्पर्मी रिजल्ट, मोनोस्पर्मी होती है in which only one sperm enters the egg. The entrance of multiple sperm, that is polyspermy, result in establishment of polyploidy. अगर एक से ज़्यादा sperm के साथ फ्यूजन होगी तो वो क्या हो जाएगा, polyploidy हो जाएगी, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होगी, and the embryo will eventually die. Species therefore have evolved ways to prevent the union of more than two haploid nuclei, and the most common way is to prevent the entry of more than one sperm into the egg. तो organisms ने या species ने अपने आप ऐसे mechanism develop करे हुए हैं जिसकी वजह से एक से ज़्यादा sperm जो है egg के साथ फ्यूज नहीं करें। सी अर्किन हैज इवॉल्व टू ब्लॉक्स टू अवॉइड पॉलीस्पर्मी, द फास्ट ब्लॉक, तो एक है बेटा फास्ट ब्लॉक और दूसरा है स्लो ब्लॉक। अगर हम बात करें फास्ट ब्लॉक की, इज अकम्प्लिश्ड बाय टेम्परेरी इलेक्ट्रिकल चेंज इन द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शुरू में क्या होता है, जो फास्ट ब्लॉक तो इमीडिएटली फर्टिलाइजेशन की जो इमीडिएटली हो जाएगा वो क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिकल चेंज आएगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से फॉर वेरी फ्यू सेकेंड्स, फॉर वेरी मिली सेकेंड्स फर्दर स्पर्म जो है वो फ्यूज नहीं कर पाएंगे। और इन द मीन टाइम जब तक ये एक्ट कर रहा है तब तक स्लो पॉलीस्पर्मी भी या स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इट इज़ फॉलोड बाय स्लोअर मोर कॉम्प्लेक्स बट परमानेंट ब्लॉक। स्लो ब्लॉक जो है वो कॉम्प्लेक्स है और वो परमानेंट ब्लॉक है, फास्ट ब्लॉक जो है वो सिर्फ एक टेम्परेरी और शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है। तो अगर हम बात करें फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी टेक्स प्लेस विद इन 2 to 3 सेकंड्स एंड लास्ट फॉर अबाउट 60 सेकंड, मतलब कि फर्टिलाइजेशन होने के 2 से 3 सेकंड्स के अंदर ही हो रहा है और नियरली 1 मिनट तक ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रहा है। इट इज़ अचीव बाय ऑल्टरिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द एग्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जिसको हम नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, ये उसको चेंज कर देता है। नॉर्मली उसकी जो वैल्यू होती है वो 70 मिलीवोल्ट होती है, या हम उसको लिखते हैं -70 मिलीवोल्ट, क्योंकि जो सेल के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो नेगेटिव होते हैं कंपैरेटिवली टू द एक्सटीरियर, ठीक है। द सराउंडिंग सी वाटर हैज हाई सोडियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इन कंपैरिजन टू द एग साइटोप्लाज्म। रिवर्स इज ट्रू फॉर पोटाशियम। तो बाहर क्या होता है, सेल के बाहर सोडियम जो है वो ज़्यादा होता है और सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। ड्यू टू स्मॉल इन्फ्लेक्स ऑफ सोडियम इनटू द एग द मेम्ब्रेन पोटेंशियल शिफ्ट टू पॉजिटिव। अब क्या होगा उस टाइम पे जब हम कह रहे हैं फास्ट ब्लॉक के टाइम पे ये थोड़ा सा सोडियम को इंटेक करने लग जाता है, जिसकी वजह से पहले वो चार्ज कितना था 70 मिलीवोल्ट, ठीक है। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो ये चार्ज धीरे धीरे नेगेटिव वैल्यू कम होती रहेगी, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती रहेगी, तो -70 से शिफ्ट होके ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना हो जाता है, +20 मिलीवोल्ट हो जाता है विद इन 1 to 3 सेकेंड्स, ठीक है। और इसकी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होने की वजह से स्पर्म जो है वो एग के साथ फर्दर फ्यूज नहीं कर पाता।
अब क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्परेरी प्रोसेस है, मेन प्रोसेस क्या है, स्लो ब्लॉक। तो स्लो ब्लॉक में क्या होता है, द स्लो ब्लॉक इंश्योर्स दैट मल्टीपल स्पर्म डू नॉट एंटर द एग साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट स्टेप जो है इज द मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द स्टोर्स प्रेजेंट विद इन द एग। Calcium is first released at the site of sperm entry and the wave of free calcium passes through the egg. तो बेसिकली इस रिएक्शन को बेटा हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी बोल रहे हैं, और यहाँ पे मेनली कौन सा आयन इन्वॉल्व है, कैल्शियम इन्वॉल्व है। एग के अंदर जो एग के साइटोप्लाज्म के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है, वो कैल्शियम जो है वो कहाँ से, वो वहां से रिलीज होना शुरू हो जाएगा, एग से रिलीज आउट होने लग जाएगा। तो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कैल्शियम आयन रिलीज हुए उन कैल्शियम आयन का रोल क्या है। द फ्री कैल्शियम आयन इनिशिएट द कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स टू मूव टू द इनर सर्फेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा मान लो ये एग है, ये जो अंदर वाली लेयर है ये कौन सी लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक लेयर है विटिलिन मेम्ब्रेन या विटिलिन एनवेलप। यहाँ पे अंदर की तरफ बहुत सारे कैल्शियम आयन्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मान लो कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, एक सेकेंड। अब क्या होगा, ये जो कैल्शियम है ये मूव करना शुरू कर देगा इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब कि अगर यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कैल्शियम इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ले आएगा किसको, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को। ठीक है, तो कैल्शियम आयन जो है वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को इंड्यूस कर रहे हैं कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आके फ्यूज करें, और जब वो यहाँ पे आएंगे तो वो एक्सोसाइटोसिस से अपने अंदर का जो कंटेंट है वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ जी, अब इधर देखो, यहाँ पे है एग, जो अंदर वाली लेयर है वो कौन सी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर की तरफ जो लेयर है वो कौन सी है, विटिलिन एनवेलप। अंदर क्या प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे कौन आएगा रोल में, यहाँ पे रोल में आएगा बेटा कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या करेगा, इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को पुश करेगा कि ये जाके इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाए। तो अगर हम इसको देखें तो बेसिकली यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर है विटिलाइन मेम्ब्रेन, यहाँ पे आके फ्यूज हो गए क्या, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज हुए तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ने अपने अंदर के सारे एंजाइम एक्सोसाइटोसिस से यहाँ पे रिलीज कर दिए। ठीक है, उसके पास 3 to 4 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं विद इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। अब वो जब एंजाइम रिलीज होंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो विटिलिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना, विटिलिन मेम्ब्रेन का जो कनेक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ब्रेक होने लग जाएगा। तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है विटिलिन मेम्ब्रेन। मतलब कि बेटा दोनों के बीच का जो स्पेस है वो स्पेस बढ़ गया, और यहाँ पे बन जाएगा एक फर्टिलाइजेशन एनवेलप। और धीरे धीरे करके वो एनवेलप भी जो है, मतलब यहाँ पे एक डिफरेंट लेयर बन जाएगी, और धीरे धीरे करके वो लेयर भी हो जाएगी हार्डन अप, और फर्दर स्पर्म को एंटर नहीं करने देगी परमानेंटली। ठीक है, सो एक बार फटाफट से देखते हैं। कैल्शियम आयन जो है वो इनिशिएट करेंगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को, ताकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाके फ्यूज हो जाए। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो रप्चर होंगे और रिलीज करेंगे अपना कंटेंट इनटू द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड विटिलिन एनवेलप। यहाँ पे कुछ प्रोटीन जैसे रिलीज हो रहे हैं जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज हो रहे हैं। मतलब कि कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से वो जो प्रोटीन बाहर आए वो कैसे है, एक्सोसाइटोसिस से, जिसमें से पहला एक प्रोटीज है, मतलब कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो विटिलिन एनवेलप का जो कनेक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ तोड़ देगा। This also clip off the binding receptor and any sperm attached to mucopolysaccharide released by cortical granules। और अगर कोई और स्पर्म विटिलिन एनवेलप के साथ अटैच होगा तो ये उसको भी रिमूव कर देगा। फिर उसके बाद ये एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट करेगा और वाटर को मूव करेगा पेरीविटिलिन एनवेलप में, और एग मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसके अंदर, मतलब ये दो लेयर्स के बीच में वाटर मूव करने लग जाएगा। This causes the vitelline envelope to expand and forms a fertilization envelope। फिर एक थर्ड प्रोटीन आएगा पिरोक्सिडेज। पिरोक्सिडेज क्या करेगा, ये भी कहाँ से आया, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल से। ये फर्टिलाइजेशन एनवेलप, बीच में ये जो एनवेलप बन रहा है इसको हार्डन अप करेगा। और फाइनली एक फोर्थ प्रोटीन आएगा हाइलिन, जो कि एक कोटिंग बनाएगा अराउंड द एग बिलो द फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, और इसको हम बोलेंगे हाइलिन लेयर। और ये हाइलिन लेयर का काम क्या होता है, ब्लास्टोमेयर को सपोर्ट करना क्लीवेज के टाइम पे। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फास्ट ब्लॉक स्लो ब्लॉक का ही समरी है, क्योंकि पीछे जो थ्योरी है वो मतलब थोड़ी सी लेंदी है। अगर आपको ब्रीफ चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो पहले हम डायग्राम देखते हैं। जो डिस्क्रिप्शन है मैंने 2 से 3 इमेजेस लगाई हैं, आप अपने बेसिस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक ये है जिसके अंदर सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन, माइलिन शीथ, नोड ऑफ रैनवियर और एक्सॉन टर्मिनल्स के बारे में मेंशन है। उसके अलावा या फिर सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन और माइलिन शीथ और छोटा आंसर, या फिर एक प्रॉपर आंसर। अगर आप ये वाला कर लेते हो तो दिस इज अ वेरी गुड आंसर, क्योंकि इसमें हमने हर जो भी लेबलिंग होती है, जो भी पार्ट होता है उसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करा। तो एक बार पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे बेटा क्या है, ये पूरी क्या हो गई, सेल बॉडी। सेल बॉडी में से ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकल रही हैं ये क्या है, डेंड्राइट। सेल बॉडी के अंदर होता है एक न्यूक्लियस, और सेल बॉडी को साइटोन भी बोलते हैं या सोमा भी बोलते हैं।
ठीक है। तो बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्शन निकलते हैं जिनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। एक बड़ा प्रोसेस निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। और लास्ट में हमारे पास आ जाती है एक्सॉन टर्मिनल बोल सकते हो, साइनेप्टिक नॉब्स बोल सकते हो, या नर्व एंडिंग्स बोल सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पे लेबलिंग करने वाली है इंपॉर्टेंट, वो है बेटा, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये पार्ट है कुछ। सो दिस लेयर इज माइलिन शीथ। ठीक है। माइलिन शीथ जो होती है वो क्या होती है, वो थोड़ा थोड़ा एक फैटी लेयर होता है जो कि एक्सॉन के कुछ कुछ पार्ट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। लेकिन जहाँ पे ये फैटी लेयर है वहां से कंडक्शन नहीं हो सकती, तो इनमें ऐसे करके सॉल्टेटरी कंडक्शन होती है। ओके। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, अगर आप देखो आपको कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियस नजर आ रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। ठीक है। ये माइलिन शीथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन और माइलिन शीथ के बीच में प्रेजेंट होते हैं। नोड ऑफ रैनवियर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो गैप है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, दिस इज द, एक सेकंड, लेट मी रेज द अदर थिंग्स। यहाँ आपको ये गैप नजर आ रहा है, ये माइलिन शीथ है, ये भी माइलिन शीथ है, इसके बीच में ये जो गैप है दैट इज नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है। तो लेबलिंग में हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, ये है पूरी सेल बॉडी, सेल बॉडी के अंदर है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सॉन। उसके बाद आ जाता है माइलिन शीथ, इसके ऊपर अब कुछ कुछ न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड भी होती है, मतलब उनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती। अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है तो श्वान सेल भी नहीं होंगे और नोड ऑफ रैनवियर भी नहीं होगा, क्योंकि श्वान सेल तो वो सेल है जो प्रेजेंट है बीच में, और नोड ऑफ रैनवियर गैप है। ठीक है। उसी तरह ये डायग्राम, ये एक हैंड ड्रॉन है, तो अगर आप चाहो, आपको ड्रॉ करना हो तो ये भी एक सिंपल डायग्राम है जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सेल बॉडी जो है वो सेंट्रल पार्ट है कंटेनिंग द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलेज, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सेल एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो शॉर्ट ब्रांच एक्सटेंशन होते हैं, ये बेसिकली सिग्नल्स रिसीव करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ से सिग्नल रिसीव होता है ऐसे, फिर ऐसे करके ट्रांसमिट होता है। ठीक है। एक्सॉन जो है वो एक लॉन्ग सिलेंडर प्रोजेक्शन है जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। माइलिन शीथ एक फैटी लेयर है जो एक्सॉन के आसपास रैप्ड होती है, और ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिशन को बढ़ाती है। एक्सॉन टर्मिनल्स मतलब कि एंडिंग, ब्रांच एंड ऑफ एक्सॉन, जो कि साइनाप्सेस बना रही है। जैसे यहाँ पे एक्सॉन एंड आया बेटा, ये नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू होगा, तो बीच का जो गैप है वो क्या है, साइनाप्स। ठीक है। और नोड ऑफ रैनवियर हमने पढ़ लिया, गैप्स इन द माइलिन शीथ दैट हेल्प प्रोपेगेट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर नोन एज nodes of Ranvier. So the next question, give the names of hormones secreted from adrenal glands of mammals and also write their function. Adrenal gland और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे जो इनके जो हॉर्मोन्स है, जो सिक्रीशंस है और जो फंक्शंस हैं, वो अच्छे से लर्न करने हैं, बिकॉज दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। अड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं किडनी के ऊपर, इसीलिए हम इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू रीजन विद डिफरेंट एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। तो एक रीजन है कॉर्टेक्स जो कि बाहर वाली लेयर होती है, और अंदर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला। ठीक है। तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो क्या रिलीज कर रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मेड्यूला जो है वो रिलीज कर रहा है कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स में बेसिकली होता है एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ठीक है। तो दो पार्ट्स हो गए, एक है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एक है एड्रीनल मेड्यूला। कॉर्टेक्स आउटर लेयर है, मेड्यूला इनर लेयर है। कॉर्टेक्स रिलीज कर रहा है कौन कौन से हार्मोन, सॉरी एंजाइम्स नहीं, कौन कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और एड्रीनल मेडुला जो है वो रिलीज कर रहा है कैटेकोलामीन्स विच इंक्लूड एपिनेफ्रीन एंड नॉरएपिनेफ्रीन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल, उसका काम क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और बॉडी का स्ट्रेस की सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करवाना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल है एल्डोस्टेरोन। तो ये मेनली क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, किडनी की हेल्प से बॉडी में सोडियम और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। ठीक है। उसके अलावा कैटेकोलामीन्स जो हैं, दीज आर रिलीज ड्यूरिंग अक्यूट स्ट्रेस। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, एयर पैसेजेस को डायलेट करते हैं, मतलब वाइडन अप करते हैं ताकि वी कैन टेक इन मोर एयर, और रिलीज करते हैं ग्लूकोज हमारे लिवर से ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है। अगर आप चाहो आप इसको टैबुलर फॉर्म में भी कर सकते हो। एड्रीनल कॉर्टेक्स से होने वाले जो हॉर्मोन्स हैं उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और इसमें एल्डोस्टेरोन आ सकता है, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन आ सकता है। मेडुला से रिलीज होने वाले जो हार्मोन थे वो कौन से थे, कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलम कैटेकोलामीन में कौन कौन से थे, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन, उन्हीं का दूसरा नाम है एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। तो ये सपोर्ट करते हैं बॉडी रिएक्शन को, स्ट्रेस में हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल मॉनिटर करते हैं। और उसके अलावा नॉर एड्रेनालिन जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है ब्लड वेसल्स को, इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को मेंटेन करता है स्ट्रेस वाली सिचुएशन में। ठीक है।
नेक्स्ट है शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। पहला है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। तो आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसको हर बच्चा ये अटेम्प्ट कर लेगा। ब्लड जो है वो एक स्पेशलाइज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट और डिफेंस में काम करता है। ब्लड के अंदर बेटा दो चीज़ें होती है बेसिकली, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मतलब कि एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स हो गई और दूसरा उसके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं उसको हमने बोल दिया फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फ्लूइड मैट्रिक्स जो है, जो फ्लूइड पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। लिक्विड मैट्रिक्स कंटेनिंग 90% वाटर, इट कैरीज डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन, प्रोटीन, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो डिजॉल्व होती हैं। अगर हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें तो हम देखेंगे कि नियरली 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है वो हमारा पूरा बाकी के सेल्स होते हैं, जिसमें तकरीबन तकरीबन 44 to 45% जो होंगे वो हमारे आरबीसीज होंगे और 1% से भी कम मिलके प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज होंगे। ठीक है, तो इन सेल्स को हम कलेक्टिवली बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आ गए बेटा आरबीसीज जिनको बोला जाता है इराइथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज जिनको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट जिनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसीज की अगर बात करें तो ये बाइकॉनकेव सेल्स होते हैं, मतलब इनकी शेप कुछ ऐसी होती है, विद हीमोग्लोबिन फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और इनके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो दो कैटेगरीज में होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट। मतलब अगर हम डब्ल्यूबीसी को माइक्रोस्कोप में देखें तो अगर बीच में ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं कुछ कुछ के, तो उनको हम नाम दे देते हैं ग्रैन्युलोसाइट, और जिसमें नहीं नजर आते उनको बोलते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट। तो यहाँ पे ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल एंड बेसोफिल, और ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना, बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करना। थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट जो होते हैं वो सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, और ये बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। सो हियर इज वन मोर डायग्राम। अगर आप चाहो, क्योंकि हमें कॉम्पोजिशन लिखना है, तो आप जहाँ से मर्जी वट एवर यू फाइंड ईजी आप वो कर सकते हो। कॉर्पसल्स मतलब सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है ये सारी चीज़ें, वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, आयन, नाइट्रोजनस बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, एंटीजन, एंटीबॉडी, हॉर्मोन्स। ठीक है, उसके बाद सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स में होते हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो ये उनके शेप, साइज और लाइफ स्पैन के बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा डब्ल्यूबीसीज का हमने कहा जो दो कैटेगरीज होती है, ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट, और उनमें जो टोटल 5 टाइप्स होते हैं उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज अगेन वन मोर पिक्चर। नेक्स्ट, इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड इन मैमल्स। इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड में बेसिकली बेटा दो तरीके के ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेबेशियस ग्लैंड जनरली होते हैं जो ऑयल या सीबम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स एंड सेंट ग्लैंड्स आर डिराइव फ्रॉम दीज टू टाइप ऑफ ग्लैंड, और इन्हीं ग्लैंड से डिराइव होते हैं मेमरी ग्लैंड्स और सेंट ग्लैंड। तो सेबेशियस ग्लैंड की बात करें, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीबम, जो कि एक ऑयली सिक्रीशन होती है हमारे हेयर्स में, हमारी स्किन पे, जो हमारी स्किन को वाटर प्रूफ बनाती है, जिसकी वजह से माइक्रोब्स वगैरह इजिली एंटर नहीं हो सकते। While usually hair associated and absent from palms and soles, they exist independently in specific area like the eyelids, ear canal, etc. कई कई जगहों पे, जैसे ये हेयर एसोसिएटेड है बालों से भी, कई जगहों पे पाम्स पे और सोल्स पे सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके अलावा आईलिड्स पे, ईयर कैनाल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्वेट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो स्वेट ग्लैंड दो टाइप के होते हैं बेटा, इक्रीन एंड एपोक्रीन। इक्रीन ग्लैंड वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वाटरी फ्लूइड फॉर थर्मो रेगुलेशन, मतलब हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एपोक्रीन वो होते हैं जो प्यूबर्टी के टाइम पे एक्टिवेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं थिक सिक्रीशन लिंक टू हेयर फॉलिकल्स एंड बॉडी ऑर्डर। जो हमारा एक बॉडी ऑर्डर होता है, हमारे हेयर फॉलिकल्स में जो सिक्रीशन रिलीज होती है, वो सारी किसकी वजह से हो रही है? एपोक्रीन ग्लैंड की वजह से। Interestingly, gland distribution varies widely across species. Humans have highly glandular humans are highly glandular. Elephant lacks sweat and sebaceous gland entirely. तो ये इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड इन मैमल्स है। मैमल्स में तो बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, लेकिन हर एनिमल में सेम टाइप या सेम नंबर ऑफ ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट नहीं है। उसके अलावा इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड के साथ कुछ और ग्लैंड आ जाते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स। बियॉन्ड बेसिक मेंटेनेंस, सेंट ग्लैंड्स एक्ट एज बायोलॉजिकल मैसेंजर फैसिलिटेटिंग टेरिटोरियल मार्किंग एंड कोर्टशिप बिहेवियर। इसके अलावा जैसे अगर सेंट ग्लैंड है, तो सेंट ग्लैंड ना बेटा ह्यूमंस में हम इतना उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते या उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाते, बट हाँ एनिमल्स में वो एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन, एक दूसरे के बारे में, कि जो एनिमल है वो कैसे है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो सारा उनके सेंट से डिटरमाइन होता है। वो टेरिटरी मार्क करते हैं या नहीं करते, कोर्टशिप बिहेवियर में अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना, तो ये सब किसकी हेल्प से करते हैं? सेंट ग्लैंड की हेल्प से। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो स्वेट ग्लैंड से इवॉल्व होते हैं या सेबेशियस ग्लैंड से इवॉल्व होते हैं, और ये फीमेल्स में फंक्शनल होते हैं टू प्रोड्यूस मिल्क एंड न्यूटर देयर यंग वंस।
Together, these glandular systems provide a multifunctional toolkit for survival, ranging from temperature control to social communication and neonatal nourishment. तो ये ग्लैंड्स मिलके बहुत सारा काम कर रहे हैं, जैसे थर्मल रेगुलेशन। स्वेट का सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है तभी पसीना आता है, बिकॉज अगर वो पसीना इवेपोरेट होगा देन ओनली वी विल फील कूल। ठीक है, तो उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन करना, कम्युनिकेशन का सोर्स है, क्योंकि टेरिटरी मार्क करना, ये एक एनिमल दूसरे एनिमल को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है वो भी उनके सेंट ग्लैंड की हेल्प से हो रहा है। और मेमोरी ग्लैंड जो है वो छोटे बेबीज को नरिश करने के लिए मदर्स के पास प्रेजेंट होते हैं। सो अगेन आप चाहो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इंटेग्यूमेंट्री ग्लैंड में स्वेट ग्लैंड, जिसको सुडोरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं, एज आई टोल्ड यू ये दो टाइप के होते हैं, एरिक्रीन इक्राइन एंड एपोक्राइन। एक्राइन जो है वो स्वेट प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्मोरेगुलेशन के लिए, और एपोक्रीन जो है वो हेयर फॉलिकल्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं और प्यूबर्टी रिलेटेड हमारी जो स्मेल होती है, बॉडी ओडर होता है, वो प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, जो कि एल्वेलर ग्लैंड्स होते हैं कनेक्टेड टू हेयर फॉलिकल्स और ऑयली सीबम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स के पास होते हैं टू नरिश देयर यंग वन। सेंट ग्लैंड्स जो होते हैं वो स्वेट ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड की ही मॉडिफिकेशन होती है टू अट्रैक्ट मेट्स या फिर टेरिटरी को मार्क करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। डिस्क्रिप्शन देखने से पहले बेटा बेटर होगा कि अगर आप इसकी डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अब हो क्या रहा है, जब एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं तो बनता है जाइगोट। अब वो जाइगोट कैसे धीरे धीरे डेवलप होगा, वो तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बन गया जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट धीरे धीरे चेंज होगा और बनाएगा, मतलब उसके अंदर सेल डिविजन होगी। इट्स ओके, उसके अंदर सेल डिवीजन होगी। जैसे डे 2 में आप क्लीवेज देख रहे हो, एक सेल से 2 सेल बन गए, फिर और क्लीवेज हुई, 4 सेल्स बन गए, फिर और क्लीवेज हुई। तो ये स्टेज आ गई हमारी मोरुला स्टेज। मोरुला के बाद हमारी आ जाती है ब्लास्टोला स्टेज या ब्लास्टोसिस्ट जिसको हम बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है, छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं, इनर मास सेल्स, और उनके आसपास एक मेम्ब्रेन होती है, और ये जो अंदर के सेल्स बनते हैं इसको बोलते हैं बेटा ब्लास्टोमेर। तो यही प्रोसेस, यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसको बस हम ब्रीफली एक बार समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द थ्योरी पार्ट। ओके, हाँ जी। अगर अब हम देखिए, इन ह्यूमन द ब्लास्टोसिस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 5 days of fertilization. Various stages are involved in the process of blastocyst formation. About 30 hours after fertilization, zygote undergo mitosis to give 2 blastomeres. तो zygote तो एक सेल था, 30 hours लग जाएंगे उसको डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाने में, और उन 2 सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोमेर्स। अब 2 सेल नहीं बने, बेसिकली सेल एक ही है, सेल के अंदर डिविजन हो रही है अभी, लेकिन सेपरेट नहीं हो रहे। These blastomeres undergo cleavage, and by the 3rd day after fertilization, the tiny cells of mass reaches the uterus. By this time, it is a solid ball of cells, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, morula. In the next 3 days, the morula is transformed into a hollow ball of cell called blastocyst. Hollow ball इसलिए क्योंकि यहाँ पे सारे cells होंगे बाउंड्री पे, ठीक है, और फिर बीच में cells होंगे, तो ये हमें हॉलो बॉल की तरह लगेगा। और इस बॉल को हमने क्या बोल दिया, ब्लास्टोसिस्ट, विद लेयर ऑफ सेल एंड फ्लूइड कैविटी कॉल्ड द ब्लास्टोसील। जो फ्लूइड कैविटी होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसील। द कैविटी ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज फिल्ड विद फ्लूइड secreted by the cells. One portion of blastocyst contains concentrated mass of cell that give rise to entire body of the individual, and this is known as inner cell mass. तो बेसिकली क्या होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे सारे सेल्स होंगे और यहाँ पे खाली स्पेस होगी, तो एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस भी, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे सेल्स हैं, और ये सेल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, आईसीएम, मतलब इनर सेल मास। ईच सेल ऑफ दिस मास हैज द एबिलिटी टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। तो मतलब अभी ये टोटीपोटेंट स्टेज में। आउटर रिंग ऑफ द सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट सराउंडिंग इट्स कैविटी इज नोन एज ट्रोफोब्लास्ट। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बेटा बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड गिव राइज टू ऑल द 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जो 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स बनती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, वो भी इसी से बन रही हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, it also consists of several enzymes which help in implantation process by dissolving the endometrium and implanting the blastocyst in the lining of the uterus. अब होता क्या है बेटा, अगर आप यहाँ पे देखो तो धीरे धीरे करके ये आके यूट्रस की वॉल के अंदर इम्बेड हो गया। तो यूट्रस की वॉल के अंदर जब ये इम्बेड हो रहा है तो वहाँ पे कैसे इम्बेड हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब ये मोरुला स्टेज या ब्लास्टोला स्टेज में आ रहा था तो यहाँ पे कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो उस यूट्रस की वॉल को यहाँ से रिमूव करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, ताकि ये जो ब्लास्टोला है वो इधर जाके इम्प्लांट हो जाए। द साइड ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट वेयर द इनर सेल इज लोकेटेड इज नोन एज द एनिमल पोल एंड द ऑपोजिट साइड इज नोन एज वेजिटल पोल। तो जहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है बहुत सारे उसको हमने क्या बोला, एनिमल पोल, और जो जगह खाली है उसको हमने क्या बोला, वेजिटल पोल। द डेवलपमेंट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच helps in implantation of embryo to the mother's womb.
उसके बाद साइमल्टेनियसली द इनर सेल मास कंटिन्यूज टू डिफरेंशिएट लीड्स टू फॉर्मेशन, धीरे धीरे करके और सेल डिवाइड होते रहेंगे, डिफरेंशिएट होंगे और एक फुल्ली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म हो जाएगा। अगर आप चाहो तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसमें हमें बताया हुआ है जाइगोट जो है वो डिवाइड होकर बनाएगा मोरुला विच इज अ 16 सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद मोरुला और डिवाइड होगा और बनाएगा ब्लास्टोसिस्ट बाय डे 5। ठीक है, द एम्ब्रियो डिफरेंशिएट इनटू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स, इनर सेल मास या फिर इसको हम एम्ब्रियोप्लास्ट बोलते हैं, विच डेवलप इन द फीटस, और ट्रोफोप्लास्ट जो है वो बनाएगा प्लेसेंटा। Blastocyst hatching. After day 5 or 6, the blastocyst escape from the protective outer layer called the zona pellucida. The hatching allows the blastocyst to grow and adhere to the uterus. तो जो ब्लास्टुला होता है उसके बाहर एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा की, तो 5th या 6th डे पे वो लेयर जो है वो ब्रेक हो जाती है और ये एम्ब्रियो की यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, टाइप ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो योग के बेसिस पे या योग के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे कि योग कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एग के जो टाइप होते हैं वो होते हैं एलेसिथल, टीलोलेसिथल, सेंट्रोलेसिथल और डिस्कॉइडल। अगर आप डायग्राम देखो तो एलेसिथल यहाँ पे बेटा ए होगा या होलो होगा, यहाँ पे जो योग है वो नहीं है या बहुत कम है। टीलोलेसिथल में अगर आप देखोगे तो वो एक साइड पे, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, जहाँ नहीं होता वो वेजिटल पोल, जहाँ होता है वो एनिमल पोल, तो यहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है जो कि ज्यादातर एनिमल पोल की तरफ ही कॉन्सेंट्रेटेड है। सेंट्रोलेसिथल, सेंट्रो वर्ड से ही पता चल रहा है कि योग जो है वो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। और फिर है डिस्कॉइडल लेसिथल, डिस्कॉइडल में सिर्फ एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ पे योग नहीं होता, उसके अलावा पूरे पार्ट में योग होता है। तो होमोलेसिथल या आइसोलेसिथल में योग इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, इसको माइक्रोलेसिथल भी बोल सकते हैं, एलेसिथल भी बोल सकते हैं। फाउंड इन मैमल, सी अर्किन्स एंड एकाइनोडर्म। तो ह्यूमन के जो सेल्स होते हैं, ह्यूमन के जो एग्स होते हैं, उनके अंदर योग जनरली प्रेजेंट नहीं होता। टीलोलेसिथल, लार्ज अमाउंट ऑफ योग आर कॉन्सेंट्रेटेड एट वन एंड, मतलब कि वेजिटल पोल पे योग आ गया और जो सेल्स आ गए वो कहाँ पे आ गए, एनिमल पोल पे। बर्ड्स, रेप्टाइल्स और फिशेज में हमें ऐसा देखने को मिलता है। सेंट्रोलेसिथल योग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में और उसके आसपास साइटोप्लाज्म की लेयर है, और ऐसा होता है आर्थ्रोपोड और इंसेक्ट में। मीजोलेसिथल, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड मोर हेविली टुवर्ड्स द वेजिटल पोल, वेजिटल पोल की तरफ बहुत सारा जो है वो योग इकट्ठा हुआ है, और ऐसा हमें देखने को मिलता है फ्रॉग्स में। ठीक है, अगर आप डिफरेंस की फॉर्म में लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जहाँ पे हमें चारों नाम दिए हुए हैं, उनका अमाउंट ऑफ योग, योग डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जाम्पल्स बताए हुए हैं। दिस इज द डायग्राम। ए लेसिथल के अंदर योग नहीं होता या बहुत कम होता है, फिर उसके बाद माइक्रो लेसिथल के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, मीजो लेसिथल में और ज़्यादा और पॉली लेसिथल में बहुत ज़्यादा, पर इन नामों से अच्छा पहले वाले नाम है। सो टाइप ऑफ योग बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ योग डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेसिथल जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ योग जो होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मीजोलेसिथल मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग जो होता है वो वेजिटल पोल की तरफ होता है, टीलोलेसिथल लार्ज अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट होता है और वो सारा कौन सी तरफ होता है, एनिमल पोल की तरफ, और सेंट्रोलेसिथल में जो योग होता है वो सेंटर की साइड पे होता है। So we are done with the paper. Thank you for watching. Do subscribe, share, and do like the channel. And all the very best for your exam. Keep studying. And if you have any doubt or query, put that in the comment section. Thank you.